नमस्कार। आज हम जरा गहराई में उतर रहे हैं वित्तीय विवरणों के, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। सोचिए आपके सामने किसी कंपनी की बैलेंस शीट है या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ये सिर्फ नंबर नहीं है, इनमें मैनेजमेंट के कई दावे छिपे होते हैं। आज का मकसद है इन्हीं दावों को समझना, जिन्हें ऑडिटिंग की भाषा में असर्शंस कहते हैं, और ये जानना कि ऑडिटर इनकी सच्चाई कैसे परखते हैं। हमारे पास ऑडिटिंग और एथिक्स से जुड़ी कुछ सामग्री है, तो चलिए इसकी पड़ताल शुरू करते हैं। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नुक्ता है। देखिए, मैनेजमेंट जब वो वित्तीय विवरण बनाता है ना, तो वो जाने अनजाने कई बातें कह रहा होता है, कई दावे कर रहा होता है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर बैलेंस शीट में मान लीजिए 50 लाख की बिल्डिंग दिख रही है, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि एक आंकड़ा लिखा है। मैनेजमेंट असल में दावा कर रहा है कि वो बिल्डिंग सचमुच मौजूद है, एग्जिस्टेंस जिसे कहते हैं, और ये कि कंपनी का उस पर कानूनी हक है, मतलब राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, उसका मूल्य सही लगाया गया है यानी वैल्यूएशन, और हाँ, ये भी कि कंपनी की सारी बिल्डिंग्स इसमें शामिल हैं, कुछ छूटा नहीं है, कंप्लीटनेस। तो इन्हीं सब दावों, असर्शंस की पुष्टि के लिए ही ऑडिटर सबूत इकट्ठा करते हैं। अच्छा, तो ये असर्शंस ही वो नींव है, वो बेसिस जिन पर ऑडिटर अपनी राय बनाते हैं। क्या ये दावे, मतलब आय विवरण, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के लिए अलग-अलग तरह के होते हैं, या इनमें कुछ समानताएं भी हैं? हाँ, मोटे तौर पर कह सकते हैं कि इन्हें दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। हालांकि कुछ ओवरलैप तो है ही, जैसे इनकम स्टेटमेंट की आइटम्स हैं, सेल्स हो गई या खर्चे। इनके लिए मुख्य असर्शंस होते हैं। अकरेंस, मतलब क्या लेन देन वाकई हुआ। कंप्लीटनेस, क्या सभी लेन देन रिकॉर्ड हो गए हैं। कट ऑफ, क्या उन्हें सही अकाउंटिंग पीरियड में डाला है। मेजरमेंट, क्या रकम अमाउंट सही है। और प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, मतलब क्या उन्हें ठीक से दिखाया गया है। अच्छा, जैसे सेल्स में अकरेंस का मतलब ये हुआ कि जो बिक्री दिखाई गई है वो हवा में नहीं है, वो असली ग्राहकों को सामान भेजने के बाद ही रिकॉर्ड हुई है, ये मतलब हुआ ना। और कट ऑफ मतलब कि मान लीजिए साल के आखिर में हुई बिक्री अगले साल में तो नहीं दिखा दी, ऐसा कुछ। बिल्कुल सही, एकदम सही समझा आपने। ऑकरेंस के लिए ऑडिटर अक्सर देखते हैं, सेल्स इनवॉइस को शिपिंग डॉक्यूमेंट से मिलाते हैं या ग्राहक से कंफर्मेशन लेते हैं। और कट ऑफ तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर जब मैनेजमेंट पर वो तिमाही या सालाना टारगेट पूरे करने का प्रेशर होता है ना। तो ऑडिटर साल के अंत के आसपास के लेन देन की खास जांच करते हैं, पक्का करने के लिए कि वो सही पीरियड में ही रिकॉर्ड हुए हों। हम्म। और बैलेंस शीट आइटम्स के लिए, जैसे असेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, उनके लिए क्या दावे होते हैं? हाँ, उनके लिए असर्शंस हैं। एग्जिस्टेंस, क्या संपत्ति या देनदारी सच में मौजूद है। कंप्लीटनेस, क्या सब कुछ शामिल है, कुछ रह तो नहीं गया। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, क्या कंपनी का संपत्ति पर अधिकार है और देनदारी चुकाने की जिम्मेदारी है। और वैल्यूएशन, मतलब क्या उनका मूल्यांकन, उनकी वैल्यू ठीक से लगाई गई है। और हाँ, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर तो यहाँ भी लागू होता ही है। तो जैसे इन्वेंट्री का वैल्यूएशन है, उसमें ये देखना कि उसे लागत यानी कॉस्ट और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, एनआरवी कहते हैं शायद, उन दोनों में से जो भी कम हो उस पर दिखाया गया है। मैंने पढ़ा था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 AS2 यही कहता है। पर ये लागत या एनआरवी जो कम हो वाला फंडा क्यों है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? हाँ, बिल्कुल। AS2 यही कहता है। ये असल में अकाउंटिंग के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है, जिसे प्रूडेंस या समझदारी कहते हैं। इसका मतलब है कि आप मुनाफे को तब तक रिकॉर्ड ना करें जब तक वो पक्का ना हो जाए। लेकिन अगर कोई संभावित नुकसान दिख रहा है तो उसे पहले ही पहचान लें, उसके लिए प्रोविजन बना लें। तो अगर इन्वेंट्री की बाजार में कीमत उसकी लागत से भी कम हो गई है, तो उसे कम कीमत पर दिखाना ही समझदारी है, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स झूठी तस्वीर ना पेश करें, बड़ा चढ़ाकर ना दिखें। और एनआरवी का मतलब वही है, अनुमानित बिक्री मूल्य, उसमें से बिक्री के अनुमानित खर्चे घटाने के बाद। और हाँ, भारत में कंपनियों के लिए शेड्यूल 3 भी है, जो बताता है कि इन सभी आइटम्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किस फॉर्मेट में दिखाना है, ताकि सब में एक रूपता रहे। बाप रे, ये तो वाकई दिलचस्प है कि हर एक नंबर के पीछे इतनी सारी परतें हैं, इतने सारे दावे हैं। तो इन सब असर्शंस को समझने का मतलब क्या है? ये क्यों इतना जरूरी है? देखिए, इसका सीधा मतलब जुड़ा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की विश्वसनीयता से, उनकी क्रेडिबिलिटी से। ऑडिटर का काम सिर्फ नंबर जोड़ना घटाना चेक करना नहीं है, वो असल में जासूस की तरह काम करते हैं। वे इन सभी असर्शंस के लिए पर्याप्त और उपयुक्त सबूत इकट्ठा करते हैं, जिसे हम सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कहते हैं।
जैसे बिल्डिंग के एग्जिस्टेंस के लिए वो शायद टाइटल डीड देखें या खुद जाकर बिल्डिंग देखें। फिजिकल वेरिफिकेशन, देनदारियों लाइबिलिटीज की कंप्लीटनेस के लिए वो सप्लायर्स को लेटर भेजकर कंफर्मेशन मांग सकते हैं। जब हर महत्वपूर्ण असर्शन के लिए उन्हें तसल्ली बख्श सबूत मिल जाते हैं, तभी वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये राय दे पाते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी की सही और निष्पक्ष मतलब ट्रू एंड फेयर तस्वीर पेश करते हैं या नहीं। अच्छा, तो संक्षेप में कहें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी आंकड़ा दिखता है वो दरअसल मैनेजमेंट का एक बयान है, एक दावा है, और ऑडिटर का काम है इन दावों की तह तक जाना, उनकी सच्चाई और पूर्णता की जांच करना, ताकि हम मतलब जो भी इन स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं उन पर भरोसा कर सकें। एकदम सही कहा आपने, बिल्कुल यही बात है। और यहीं से एक सोचने वाली बात निकलती है, एक विचारणीय प्रश्न है कि जैसे जैसे तकनीक बदल रही है, डेटा एनालिटिक्स आ रहा है, ऑटोमेशन आ रहा है ऑडिटिंग में, तो भविष्य में इन मूलभूत असर्शंस को वेरीफाई करने के तरीके कैसे बदलेंगे, कैसे विकसित होंगे? क्या तकनीक ऑडिटर को और गहरे और बेहतर सबूत खोजने में मदद करेगी, या फिर इससे कुछ नए तरह के जोखिम पैदा होंगे? और इन सब का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर हमारे भरोसे पर क्या असर पड़ेगा? ये सोचने वाली बात है।